मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, हमने पिछले क्लास में सेट वन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, यानी कि अकाउंट का जो मॉडल पेपर हम लोग चल रहा है उसका सेट वन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। और हम लोग अब सेट टू पर आ गए हैं। सेट टू में भी 30 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और 30 के बाद आज की इस क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित हर जानकारी मिलेगी। और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आप सभी के पास ही आएगी। तो चलिए क्लास को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। और विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी अभी नए आए हैं और पिछले क्लास को नहीं देखे थे, जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उसमें सेट वन को पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिया गया है और सेट टू का जो 30 तक है उसका भी कम्प्लीट कर लिया गया है। तो आप लोग उस क्लास को पहले जाकर देखिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और पढ़ना काफी ज्यादा है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे की तरफ और बढ़ाते हैं। आज का जो हम लोग 31 नंबर शुरुआत कर रहे हैं, 30 तक हम लोग पढ़ लेते हैं, 31 से शुरुआत कर रहे हैं। 31 का आपका पहला क्वेश्चन है। 31 का, निम्नलिखित में से कौन मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? विच ऑफ दिस नोट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एसोसिएशन। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपार्जन। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा डी, उपार्जन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न अवधारणा के अनुसार अस्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का पूछ रहा है, निम्न अवधारणा के अनुसार अस्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियों को वर्गीकृत किया जाता है चालू व्यापार में, यानी कि गोइंग कंसर्न में। आपका आंसर हो जाएगा 32 का बी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है, छूट पर प्रावधान का सृजन निम्न अवधारणा के अनुसार किया जाता है। छूट पर जो प्रावधान किया जाता है सृजन का निम्न अवधारणा के अनुसार किया जाता है रूढ़िवादिता पर, या मिलान पर, या ये अभी दोनों पर, या सरलता पर। आपका आंसर हो जाएगा ए, रूढ़िवादिता पर। जी बिल्कुल सही है। देखिए, जो भी आंसर बताया जा रहा है सब बुक से देखकर बताया जा रहा है, इसलिए कोई भी आंसर गलत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 पाइए, रूढ़िवादिता का क्या उद्देश्य है? रूढ़िवादिता का क्या उद्देश्य है? आपका आंसर हो जाएगा बी, संभावित हानियों लेकिन लाभ नहीं। इसमें लाभ का कोई चर्चा नहीं है, हानि हो सकता है, संभावित में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, किस अवधारणा के अनुसार संयोगिक दायित्व को आर्थिक चिट्ठा के फुटनोट में दिखाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है, किस अवधारणा के अनुसार संयोगिक दायित्व को आर्थिक चिट्ठा के फुटनोट में दिखाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 35 का बी, क्या दिया आंसर? प्रकटीकरण। प्रकटीकरण आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36, किस अवधारणा के अनुसार संस्था के स्वामी को आहरण पर ब्याज दिया जाता है? आप लोग इसका आंसर बताइए, 5 सेकंड के टाइम देते हैं, बहुत ही हल्का है, जल्दी बताइए। देखिए, हम सब पढ़ चुके हैं 12 में, लेकिन 12 की चीज अभी तक हम सबको याद नहीं है, क्योंकि हम लोग के पढ़ाई बीच में कोरोना वायरस के आने से छूट गई थी। लेकिन चलिए, मैं बता ही रहा हूं तो इसका भी आंसर बता देता हूं। 36 का आंसर होगा सी, इकाई अवधारणा। आइए 37 नंबर पर, आकस्मिक दायित्व को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। आकस्मिक दायित्व को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। 37 का ऑप्शन नंबर सी होगा, टिप्पणी के रूप में, एज ए फुटनोट। क्वेश्चन नंबर 38, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के डैश है, यह अंतिम उत्पाद है। हमने पिछले सेट जो पढ़ा था उसमें भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 38 का होगा सी, अंतिम उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 39, वित्तीय विवरण होते हैं, वित्तीय विवरण होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 39 का प्रत्याशित तथ्य, सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा 39 का बी, रिकॉर्डेड फैक्ट, यानी कि अभिलेखित तथ्य। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, अंशधारियों के लिए लाभांश है कर दे राशि। अंशधारियों के लिए जो लाभांश है वो कर दे राशि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लंबवत विश्लेषण जाना जाता है, लंबवत विश्लेषण स्थिर विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। लंबवत विश्लेषण को स्थिर विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 41 का हो जाएगा बी। एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है आंतरिक विश्लेषण का। ऑप्शन नंबर 42 का ए होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 43,
प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यानी कि क्षैतिज विश्लेषण से, यानी कि क्षैतिज विश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा सी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्षैतिज विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 44, वित्तीय विवरणों की तुलना व्यवसाय की डैश की प्रवृत्ति को इंगित करती है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, लाभदायकता को भी और निष्पादन क्षमता और वित्तीय स्थिति सभी को इंगित करती है। 44 का आंसर हो जाएगा डी। हाँ, डी बिल्कुल सही है। आइए हम लोग 45 पे पढ़ते हैं। समान आकार के विवरण विश्लेषण को कहते हैं। देखिए, समान आकार के जो विवरण विश्लेषण कहते हैं लंबवत विश्लेषण कहते हैं, और लंबवत विश्लेषण को हम लोग स्थिर विश्लेषण के नाम से जानते हैं। ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। हाँ, 45 का आपका सी होगा बाबू। आइए 46 पे आते हैं। वित्तीय विवरणों के विवेचन में शामिल होता है। आपका हो जाएगा 46 का सी, निष्कर्ष निकालना, यानी कि ड्राइंग कंक्लूजन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे पढ़ते हैं। प्रेषण खाता है। प्रेषण खाता एक नामांकित खाता है, और जो प्रेषित खाता है वह एक वास्तविक खाता है, यानी कि पर्सनल अकाउंट, और जो नामांकित खाता हो गया नॉमिनल अकाउंट। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। आगे क्वेश्चन 48 में वही पूछ रहा है, प्रेषित खाता क्या है? वास्तविक खाता। समझ गए? 49 नंबर पाइए। प्रेषण में माल का स्वामी होता है प्रेषक। प्रेषण में माल का स्वामी होता है प्रेषक। ऑप्शन नंबर 49 का होगा सी। प्रेषण में माल भेजा जाता है। प्रेषण में जो माल भेजा जाता है वो प्रेषित को भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का सी होगा। विक्रय लेखा है विवरण। 51 का आपका आंसर होगा बी। आइए हम लोग 52 पर पहुंचते हैं। 52 तक पहुंच गए हैं। इसमें से अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ गलत भी लग रहा है तो आप लोग बता सकते हैं सर ये गलत है, क्योंकि बुक से देखकर बताए गलत होने का तो इसमें कोई चांस ही नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे पहुंचते हैं। समान रिसाव, वाष्पीकरण, सूचना इत्यादि से हुई हानि को कहते हैं। यानी कि जो अपने आप वाष्पीकरण हो गया, समान रिसाव से हो गया, इसको क्या कहेंगे? आम भाषा में समान हानि कहेंगे। और जो चोरी, दुर्घटना इत्यादि जो भी आग लग जाते हैं उसको क्या करें? असमान हानि कहेंगे। ठीक है, क्योंकि चोरी दुर्घटना तो इसका कोई मतलब टाइम डेट होकर नहीं बोलता है। दुर्घटना कब हो जाएगा, चोरी कब हो जाएगा, आग कब लग जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसको असमान हानि बोलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पर पहुंचते हैं। यदि परिशोध कमीशन का भुगतान किया जाता है तो अप्राप्त ऋण की राशि वहन की जाती है। इसका आंसर होगा आपका सी, बाई प्रेषित द्वारा, यानी कि बाई कंसाइजन। क्वेश्चन नंबर 55। 55 पर आइए। प्रेषक तथा प्रेषित के बीच संबंध होता है। 54 का आपका सी होगा बाबू, प्रेषित के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 पर आइए। प्रेषक तथा प्रेषित के बीच संबंध होता है प्रधान तथा एजेंट का। ऑप्शन नंबर सी होगा 55 का। आइए 56 पर। बीमा दावा के बाद बची हुई असमान हानि को हस्तांतरित किया जाता है लाभ हानि खाता में। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 57। संयुक्त साहस व्यापार में लाभ या हानि ज्ञात की जाती है वार्षिक पर, यानी कि ईयरली पर। क्वेश्चन नंबर 57 का ए होगा वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 58। संयुक्त साहस व्यापार का पंजीयन अनिवार्य है या आवश्यक है या कोई आवश्यक नहीं है? देखिए, संयुक्त साहस जो व्यापार का जो पंजीयन है वो कोई आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 पूछ रहा है संयुक्त साहसी व्यापार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा लाभ के लिए। हमने पिछले सेट में भी पढ़ा था शायद। क्वेश्चन नंबर 60। संयुक्त साहस में सह-सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए, जब संयुक्त उपक्रम जो बनाया जाता है, यानी कि एक से अधिक लोगों को जब कंपनी कुछ तैयार किया जाता है तो लगभग उसमें अधिकतम जो होती है कोई निश्चित नहीं रहता है, लेकिन कम से कम उसमें 2 आदमी का होना बिल्कुल जरूरी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 पर पहुंचते हैं। हमने अभी आ गया संयुक्त साहस से अधिकतम संख्या कितनी होती है, इसका कोई असीमित है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का डी हो जाएगा सीमित। सही है। क्वेश्चन नंबर 61 पर पहुंचते हैं। फर्म के विघटन के समय संदिग्ध एवं अप्राप्त ऋणों को
प्रावधान हस्तांतरित किया जाता है वसूली खाता में, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में। आपका 61 का आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 62, फर्म के विघटन के समय अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट कहते हैं, वसूली खाता करते हैं, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट। आपका 62 का 20 सही होगा। 63 नंबर पूछते हैं, फर्म के विघटन की दशा में ख्याति को हस्तांतरित किया जाता है वसूली खाते में, 63 का सी हो जाएगा। 64, वसूली खाता के लाभ या हानि का बंटवारा साझेदारों के मध्य होता है। जो वसूली खाता के लाभ हानि के जो बंटवारा होगा वह साझेदारों के मध्य होता है, वो लाभ विभाजन अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका ए होगा। हाँ, 64 का ए होगा। संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि, क्वेश्चन नंबर 65 है, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से सर्वप्रथम किसका भुगतान होगा? व्यापारिक दायित्व का होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 65 का, ट्रेड लायबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 66, सरदार का दिवालिया होना किस प्रकार के समापन का अंग है? सरदार का दिवालिया, देखिए इसमें जो कुछ डाउट लग रहा है, आप लोग एक बार थोड़ा बुक में आप लोग भी पढ़िएगा। इसका आंसर एक तो न्यायालय द्वारा समापन हो सकता है, एक अनिवार्य समापन हो सकता है। इसमें डाउट है तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा खोज कर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा, क्योंकि लोगों को भी पता चल जाएगा। नहीं तो अगले वीडियो में हम बता देंगे इसका आंसर क्या होगा, इसमें कुछ तो डाउट लग रहा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 67 पे पहुंचते हैं। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं वसूली व्यय कहते हैं, यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 67 का ए होगा। साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है, बहुमत के आधार पर किया जाता है। आपका 68 का ए होगा, बिल्कुल सही है। आइए 69 पर पहुंचते हैं। अंशों का छूट पर निर्गमन पूंजीगत हानि है, यानी कि कैपिटल लॉसेस है। ऑप्शन नंबर 69 का होगा बी, पूंजीगत हानि। 70 नंबर, जब्त अंशों की जब्ती की जाती है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है। जब अंशों की जब्ती की जाती है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है याचित रकम से, यानी कि कॉल्ड अप अमाउंट से। ऑप्शन नंबर 70 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 आइए, अदत्त याचना है पूंजी से घटाई जाती है, यानी कि डेडिकेटेड फ्रॉम कैपिटल। आपका 71 का बी होगा। 72 पाइए, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, शेयर। क्वेश्चन नंबर 72, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई को डेबिट किया जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, यानी अंश अपहरण खाते में। क्वेश्चन नंबर 72 का आपका बी होगा। आइए 73 पर पहुंचते हैं। जब्त अंश खाता का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित किए जाते हैं संचित पूंजी से, यानी कैपिटल रिजर्व में। आपका 73 का हो जाएगा बी। आपका 73 का बी होगा, संचित पूंजी में। आइए 74 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सब हायर चैप्टर, जो हायर परचेज का जो चैप्टर है उसमें का है, तो इसका हम लोग कल वीडियो बनाएंगे। तो 74 के बाद से हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है। तो वीडियो लंबा होने के कारण बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो को नहीं देखना पाते हैं, तो उन सभी के लिए अब सोच रहा हूँ कि फिर अगला एक वीडियो छोटा मोटा लेकर आएंगे। और क्योंकि वो जो चैप्टर है अगला जो पूछा गया केवल हायर परचेज का है, तो हायर परचेज आप सब एक बार कल पढ़ कर आइएगा, तो कल हम सब सॉल्व करेंगे।